हेलो बच्चों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कम समय में मैं चाहूँगी कि मैं पूरे चैप्टर को कवर कर पाऊँ और आपकी समझ में बात आ सके। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, जनपदा, महाजनपदा, मौर्यन टू गुप्ता ट्रांजिशन। सबसे पहले हम जाने कि जनपद क्या है। जनपद का जन और पद ये दो शब्दों से बना हुआ है। जन का मतलब लोग, पद का मतलब पैर, यानी जहां पर लोग एक साथ रहते हो। जब से आयरन एज का आविष्कार हुआ, जब से लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, उसके बाद छोटे छोटे राज्य बनने लगे। ये जो जनपद थे इनको हम राज्य भी कह सकते हैं। और आज के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो ये जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। आज हम जो डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं उसको हम जनपद भी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनपद क्या थे, छोटे छोटे राज्य थे। अब इसमें महाजनपद, कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बना। जैसे मगध। महाजनपद क्या है? एक विशाल साम्राज्य जो कि एक सिंगल राजा के द्वारा रूल किया जाता था। जनपद का अर्थ है छोटा राज्य, महाजनपद का अर्थ है विशाल साम्राज्य जो कई राज्यों को मिलकर बनाया गया था। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मगध है, वज्जी है, ये सारे महाजनपद हैं। और महाजनपद संख्या में कितने थे? 16 थे। अब है कि इन महाजनपदों में इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर विथ आयरन टूल्स, लैंड रेवेन्यू, क्राफ्ट प्रोडक्शन, कॉइनेज। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, यानी कैसे लोग अपनी जीविका चलाते थे, अर्थ की व्यवस्था कैसे करते थे। अर्थ का मतलब पैसा, मनी होता है। तो क्या करते थे वो, किसकी सहायता से करते थे? आयरन टूल की सहायता से। मैंने पहले बताया आपको कि लोहे का आविष्कार हो चुका था तो लोहे के औजार बनने लगे थे, यानी एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुका था। क्राफ्ट प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था और सिक्कों का आविष्कार भी हो गया था। इस दौरान अर्बनाइजेशन, टाउन्स, मार्केट्स, गिल्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इन दिनों शहरीकरण हो चुका था शुरू। क्यों शहरीकरण हुआ? कि जब एक एग्रीकल्चर बहुत लार्ज स्केल पे होने लगता है तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है। टूल्स के लिए कारीगर चाहिए। कारीगर कहाँ रहते हैं? गांव से बाहर। तो ये जो टाउन है, टाउन का मतलब ही क्या होता है? जैसे अभी आज के कंटेक्स्ट में अगर आप टाउन की बात करेंगे, टाउन क्या है? टाउन वो जगह है जहां बिजनेस होता है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, मनोरंजन के केंद्र होते हैं, जहां बिजनेस सेंटर होता है। तो जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ वैसे ही टाउनशिप भी डेवलप होने लगी। सोर्सेस, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्कियोलॉजी, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा। यानी जो हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर को, इसका सोर्स क्या था? तो सोर्स क्या है? इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जो पत्थरों पे या दीवारों पे लिखा हुआ हमें मिलता है। कॉइन्स, जो सिक्के हम यूज करते हैं, वो भी सोर्स का है। आर्कियोलॉजी, जो पुरातत्व विभाग के लोगों ने जो खुदाई से जिन सामानों को प्राप्त किया है उनके द्वारा भी सोर्स है। और टेक्स्ट बुक भी है। जैन धर्म के लोगों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने, या बहुत सारे ट्रेवलर्स जो हमारे कंट्री में आए, उन लोगों ने भी अपने डिस्क्रिप्शंस में इसे लिखा है और यही हमारे सोर्स हैं इतिहास के। एक्चुअली आपको भी लगता होगा कि इन सब बातों के बारे में पता कैसे चला, सोर्स क्या है? तो ये सारे सोर्सेस हैं। की सोर्सेस ऑफ द पीरियड। पीरियड की बात हम क्या कर रहे हैं? उस समय की बात कर रहे हैं जब आयरन फाउंड किया गया था, उसके बाद जो राज्य बने। तो अभी जब जो भी हम बात करेंगे हम उस समय की ही बात कर रहे हैं। और ये किस समय के बाद? आज से अगर आप बात करेंगे, आज से बात करेंगे या बीसी की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की बात। इंस्क्रिप्शंस, अशोकन रॉक पिलर, एडिक्ट्स इन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। अशोका का नाम आप सब जानते हैं, बहुत महान शासक हुए हैं
उनके नाम के साथ ही हम महान अशोक लगाते हैं। कौन थे अशोक? एक महान राजा जो मगध के क्या थे? शासक थे। अब अगर मगध की बात हमने छेड़ी है तो मगध एक विशाल क्या था? महाजनपद था, और मगध साम्राज्य के अशोक महान शासक हुए। हम लोग बात करें इसके स्क्रिप्शन की, तो सबसे पहले जो पत्थरों पे लिखने का काम हुआ था, या दीवारों पे लिखने का काम हुआ था, या चट्टानों पे लिखने का काम हुआ था, ये सम्राट अशोक ने ही करवाया था। तो उनकी लिखी हुई जो बातें हैं वो भी हमारे हिस्ट्री के सोर्स का एक कारण है कि हम सोर्स कहां से ले रहे हैं? अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमने लिया है। और ये किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी एंड खरोष्ठी। ब्राह्मी क्या है? लिपि। जैसे आजकल हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना हिंदी में, वैसे उस जमाने में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है जिसमें ये सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं। कॉइन्स, सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स। अब देखिए जो मैं आपको भेजूंगी ये स्लाइड, उसमें पंच मार्क मतलब कुछ निशान के साथ जो सिक्के ढाले गए हैं, कॉइन जो ढाले गए। कॉइन तो आप सब जानते होंगे, जैसे 10 रुपये का कॉइन है, अभी 20 रुपये का कॉइन है, आप जानते हैं। तो उस तरह के सिक्के भी ढाले गए और जिसपे कुछ निशान बने हुए हैं। तो ये कॉइन भी हमें सोर्स के बारे में बताते हैं। थर्ड है आर्कियोलॉजी, यानी आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व विभाग, जिन्होंने खुदाई से जो कुछ भी मिला उसके बारे में सोर्स इकट्ठा किया। टेक्स्ट बुक, धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट, अर्थशास्त्र, इंडिका एक्सेट्रा। अब देखिए धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र। आपको पता है धर्मशास्त्र लिखे गए थे, ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखा था और उसमें वेदों के बारे में लिखा उन्होंने, किसकी जीविका क्या थी इसके बारे में लिखा उन्होंने, समाज कितने वर्णों में डिवाइडेड था उसके बारे में उन्होंने लिखा। अब एक और बुक है बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के लोग जो हैं, बौद्ध धर्म आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने फाउंड किया था। जैन धर्म की भी कई किताबें ऐसी हैं जिसमें कि उस समय के बारे में लिखा हुआ है। मेगास्थनीज ने एक फेमस बुक लिखी है इंडिका, उसमें भी मौर्यन साम्राज्य के बारे में या उस समय के बारे में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा है, कौटिल्य चाणक्य हैं जिनसे हमें ये सोर्स मिला है। देखिए हमने बताया आपको महाजनपद एक विशाल साम्राज्य, ये नंबर में कितने थे? 16 थे, ठीक है। और जिसमें देखिए मगध है, कौशल है, काशी है, वत्स, कुरु, पांचाल, अवंती, गांधार, वज्जी, मल्ला, मत्स्य, सूरसेना, चेदी, कंबोज, असाका, अंग। इसमें कुछ फेमस नाम है जो कि आप जानते हैं। गांधार, गांधार से ही तो गांधारी थी। अंग देश जो आज का भागलपुर है, जहां के राजा कर्ण थे। इसमें एक नाम है पंचाल, पंचाल की पंचाली थी द्रौपदी। तो ये सब नाम आपके लिए बहुत अलग नहीं है, मगध आप पहले सुन ही चुके हैं। तो ये सारे क्या है? महाजनपद है, ठीक है। अब इनके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि फीचर्स क्या होते थे महाजनपद के। फीचर्स जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फीचर्स का मतलब होता है कि एक महाजनपद में क्या था। तो सबसे पहले कैपिटल, यानी एवरी महाजनपद का एक कैपिटल जरूर होता था। जैसे मगध के बारे को हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो पाटलिपुत्र कैपिटल था उसका, राजधानी जहां से शासन चलाया जाता था। जैसे आज की बात करें हम तो इंडिया की राजधानी कैपिटल क्या है? दिल्ली है, प्रशासन यहीं से चलाया जाता है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन, दूसरा फीचर क्या होता था कि जो किले होते थे जहां से राजा शासन करता था वो चारों ओर मजबूत दीवारों से घिरा होता था। थर्ड है टैक्स, यानी राजा टैक्स लेता था, चाहे वो व्यापार पे हो चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो। स्टैंडिंग आर्मीज, उसके पास एक प्रशिक्षित आर्मी होती थी, सेना होता था। एंड वाई मगध इमर्ज्ड डोमिनेट, इसका मीनिंग क्या है? सभी महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? देखिए आज मगध करके कोई राज्य नहीं है। मगध क्या है? आज का जो बिहार है, पहले वो मगध कहलाता था।
आज ये बिहार की राजधानी पटना है ना, उन दिनों मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो क्यों मगध इतनी शक्तिशाली था? क्या रीजन है? इसके बारे में बात करते हैं। फर्टाइल मिडिल गंगा वैली, अबंडेंट एग्रीकल्चर। अगर आप मगध का लोकेशन देखेंगे तो ये गंगा के किनारे बसा हुआ है, जिससे क्या जमीन क्या थी? बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही फर्टाइल। तो एग्रीकल्चर क्या होगा? बहुत प्रॉस्पर होगा। एग्रीकल्चर वही होता है ना जहां पे जमीन बहुत उपजाऊ होती है। फर्टिलिटी का मतलब जिस जमीन में पौष्टिक तत्वों की भरमार हो। तो पहला फीचर क्या हो गया? फर्टिलिटी ऑफ लैंड। सेकेंड वन इज एक्सेस टू आयरन ओर। अगर आप बिहार को देखेंगे तो आज के बिहार में तो नहीं है, लेकिन जो पहले 2000 पहले का बिहार था, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, वो एरिया आयरन ओर से भरपूर है। वहां लोहे के खाने हैं, और आप जानते हैं कि एक राजा के लिए आयरन कितना इंपॉर्टेंट है। हथियार बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए क्या था? आयरन की जरूरत थी। तो वो उस प्रदेश में सफिशियंट था। वार एलिफेंट फॉर्म फॉरेस्ट। अब देखिए, उन जगहों में जंगल भी बहुत था वहां पे, तो वहां से हाथी मिल जाते थे, और हाथी आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो मगध शक्तिशाली क्यों था सभी में? क्योंकि उसकी सेना में हाथी भी थे। शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। अब देखिए, मगध की राजधानी अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे, बिल्कुल शुरू में तो राजगृह थी, और बाद में इसका नाम बाद में कहा शिफ्ट हो गई? पाटलिपुत्र में। जो आज का पटना है वो पाटलिपुत्र कहा जाता है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, कॉइन्स एंड टाउन्स। इकोनॉमी का अर्थ होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, इकोनॉमी का अर्थ ही होता है कि भाई वहां पे लोग करते क्या थे जीविका चलाने के लिए। अर्थव्यवस्था कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, बिजनेस कैसा था, हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आयरन टूल था, लोहे के औजार थे, तो प्रोडक्शन ज्यादा होता था। सरप्लस होगा तो आप उसे सेव भी करेंगे। लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस्ड आर्मीज एंड ऑफिसर्स। जमीन से लोन कर लेने के लिए शासक लोग नियुक्त किए गए थे। पंचमार्क कॉइन फैसिलिटेड मार्केट एक्सचेंज। बाजार बहुत उन्नत था। तो बाजार क्यों उन्नत था, मार्केट क्यों उन्नत था? क्योंकि कॉइन थे, सिक्कों का आदान प्रदान होता था, जिससे कि वस्तुओं की अदला बदली आसानी से हो जाती थी। अर्बन सेंटर्स ग्रू विथ क्राफ्ट गिल्ड एंड ट्रेड रूट्स। और जो अर्बन सेंटर थे, जो शहर थे, वो अच्छे रोड से जुड़े हुए थे, काफी अच्छे रोड्स थे, ताकि मार्केट से कनेक्ट हो जाए, गांव और विलेज और शहर से कनेक्टेड हो जाए। एंड क्राफ्ट गिल्ड भी थे। गिल्ड का मतलब क्या होता है? कारीगरों का एक ग्रुप। तो डिफरेंट कारीगरों के जो ग्रुप थे, गिल्ड थे, वो शहरों में रहते थे और अपने कारीगरी को अच्छी तरीके से अंजाम देते थे। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, 3rd सेंचुरी बीसी। हम बात करेंगे अशोका, किंग अशोका, महान अशोका जो थे, ग्रेट अशोका, उनका इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताएंगे। मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले इंस्क्रिप्शन का काम किसने किया था? किंग अशोका ने किया था। मेजर रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स अर्लीस्ट डेटेबल इंडियन टेक्स्ट। अब हमने बात की 3rd सेंचुरी बीसी, यानी अशोका कब होंगे? 3rd सेंचुरी बीसी में, यानी आज से कितने समय पहले? 2900। अभी 2600 चल रहा है, तो 2900 पहले की बात हम कर रहे हैं। अशोका ने रॉक पे बहुत कुछ लिखवाया। एंड रिटन इन ब्राह्मी, खरोष्ठी, ऑल्सो अरामाइक, ग्रीक एट फ्रंटियर्स। उसने क्या किया? ब्राह्मी और खरोष्ठी में लिखवाया, अरामाइक लैंग्वेज में भी लिखवाया। जो भी इंस्क्रिप्शन लिखवाए, जो भी अपने शासन के बारे में बातें थी, उसको जो लिखवाया, या अपने धर्म के बारे में बातें थी, उसको रॉक पे, पिलर पे या आयरन पिलर पे भी लिखवाया। धम्मा पॉलिसी, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, वेलफेयर मेजर। अब देखिए धम्म क्या है? धम्म क्या है? अशोक के विचार, अशोक के थॉट्स धम्म कहलाते हैं।
देखिए, आपको पता हूं मैं कि किंग अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके पहले किंग अशोका बहुत ही युद्ध में विश्वास करते थे, अपने एम्पायर को और बड़े से बड़ा करने के लिए हमेशा युद्ध में लगे रहते थे। कहा जाता है कि उनकी तलवार कभी रक्त से अलग होती ही नहीं थी। लेकिन कलिंगा वॉर के बाद, कलिंग आज के उड़ीसा को कहते थे पहले, तो कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। जो कारुणिक दृश्य देखा उन्होंने वॉर के बाद, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और उसके बाद जो उन्होंने अपने विचार दिए, उसी को अशोक का धम्म कहा गया। क्या थे वो विचार? बड़ों को इज्जत कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, गरीबों पे दया करें, सभी जीवों पे दया करें, सभी लोग सहयोग से रहें, मिलजुल कर रहें। यही थे अशोक के धम्म। और अपने इस धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अब देखिए, वाइड ज्योग्राफिक स्प्रेड अक्रॉस साउथ एशिया। अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में आज बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत कम हैं। साउथ एशिया की तरफ आप जाइए, बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत लोग हैं। बौद्ध धर्म कहां कहां फैला? आज लंका में है, जापान में है, चाइना में है, कोरिया में है। इन सब जगहों पे बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा मात्रा में फैला। और उसने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा विदेशों में। देखिए, मैप पर में आपको लोकेट करने के लिए महाजनपद आ सकते हैं। जो डिफरेंट महाजनपद हैं, जो कि इस नंबर में 16 है, वो आ सकता है लोकेट करने के लिए। उनकी कैपिटल आ सकता है, सिटीज आ सकता है, और जो मेजर रिवर है वो आ सकते हैं लोकेट करने के लिए। आप एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करूंगी। कुछ क्वेश्चन आंसर 5 मार्क्स के हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज सोर्स। क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज सोर्सेस। यानी आपको इसे बताना है कि जो सोर्स मिला है हिस्ट्री का, जो एक चैप्टर है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं या गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में सोर्स कहाँ से मिला? तो सोर्स, एक सोर्स आपको पता है इंस्क्रिप्शंस भी हैं, तो उस इंस्क्रिप्शंस का क्या रोल है? यानी यू हैव टू राइट ओनली इंस्क्रिप्शंस, कि कैसे इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमने मौर्यन हिस्ट्री या गुप्ता हिस्ट्री को जाना। डिस्कस द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली स्टेट्स। क्वेश्चन ये आ सकता है, डिस्कस द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली स्टेट्स। ये 8 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपने 8 मार्क्स का तैयारी किया हुआ है तो इस पर बेस्ड 2 मार्क्स या 5 मार्क्स आप आसानी से कर लेंगे। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जैसे एग्रीकल्चर विद आयरन टूल, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप। लैंड रेवेन्यू है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। गिल्ड बेस्ड क्राफ्ट है, उसे एक्सप्लेन करेंगे। टाउन और एंड मार्केट है, उसे एक्सप्लेन करेंगे। पंच मार्क कॉइन एंड ट्रेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसे आप एक्सप्लेन करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। एक्सप्लेनेशन इज मस्ट, आप उसे जरूर करेंगे, तभी यू विल गेट फुल मार्क्स। देखिए, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे 12th के बोर्ड देने वाले बच्चे हैं वो इससे बेनिफिट हो सके, उनको बेनिफिट मिल सके। और दूसरी बात है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।